हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चे वर्मा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। दो वेक्टर दिया है, पहले का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, तीसरे का 3 यूनिट है। द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दोनों वेक्टर 60 डिग्री के एंगल में है। ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, थीटा दिया है। फाइंड ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहला में स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी। जैसा कि आप जानते हो, स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट। पहला में ए डॉट बी पूछ रहा है। दूसरे में मैग्नीट्यूड ऑफ दियर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा। बहुत ही आसान सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, थीटा दिया है। आपसे ए डॉट बी पूछ रहा है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो ये बच्चों, तो मान लेते हैं ए वेक्टर, पहला वेक्टर ए वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है। और एक और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। और दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री? 60। दोनों के बीच एंगल बिटवीन वेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये इस प्रकार से वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ए बी है, और दोनों के बीच एंगल कितना दिया हुआ है? पहला सवाल पूछ रहा है स्केलर प्रोडक्ट मींस व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पर सारे वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। टू ने टू को काट दिया, 3। ए डॉट बी आ गया हमारा कितना? 3। दूसरे सवाल को अगर देखें, यूनिट भी आप लिख सकते हो 3। ए का यूनिट है मीटर, बी का यूनिट है मीटर, तो यहाँ मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ दियर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। सबका वैल्यू रख दो। 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री। यहाँ से हो गया 2 गुना 3 गुना साइन 60 कितना होता है? √3/2। टू ने टू को काट दिया, 3√3 मीटर। ये बहुत ही आसान सवाल था। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट डाटा पुट करो और आंसर प्राप्त करो। ये कुछ सवाल नंबर कौन सा है? 11। ओके, हमने सवाल नंबर 11 कर लिया। ओके, कोई डाउट अभी भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो अपन नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले अपन सवाल को पढ़ते हैं, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ सवाल। ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर है 12। ये सवाल को पढ़ो, क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है, लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1 आर द रेगुलर हेक्सागन। देखो यहाँ बनाया हुआ है ये A1 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6। दिस इज a regular hexagon। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1। रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है? 6 साइड वाला जो पॉलीगन होता है, 6 साइड वाला जो ये हमारा साइडेड रीजन जो है 6 साइड का, इसको अपन बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन। और रेगुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब साइड बराबर होते हैं, ये ऑल साइड्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, तो okay? ऐसा बहुभुज जिसके सारे भुजाएं बराबर होता है उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और चूंकि 6 साइड है इसलिए इसको बोलेंगे
रेगुलर हेक्सागन, 6 साइड है इसलिए रेगुलर हेक्सागन। ठीक। आगे क्या सवाल बोल रहा है? आगे सवाल बोल रहा है कि राइट द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय 6 साइड टेकन इन ऑर्डर। 6 वेक्टर यहाँ बन रहा है हमारा। देखो यहाँ A1 A2 एक वेक्टर बन रहा है, A2 A3 एक वेक्टर बन रहा है, A3 A4 वेक्टर बन रहा है, A4 A5 वेक्टर बन रहा है, A5 A6 वेक्टर है, A6 A7। 6 वेक्टर का हमसे एक्स कोऑर्डिनेट। राइट द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय 6 साइड्स taken in order. Use the fact that the resultant of this six vector is zero. Prove that this identity. Prove this identity. He is asking prove this identity. Cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 plus cos 3 pi by 3 plus cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3। इसको अपने को जीरो प्रूफ करना है। ओके, बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। मैं क्या करूंगा? छह वेक्टर का मैं एक्स कंपोनेंट लिखूंगा। और साइक्लिक ऑर्डर में जब वेक्टर को लेते हैं तो सम क्या होता है? जीरो होता है। जब भी कोई दो या दो से अधिक वेक्टर, मान लो 3 वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में लोगे, ए बी के और ये सी है, तो ये ए बी सी तीनों वेक्टर को आपने साइक्लिक ऑर्डर में लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक। 3 वेक्टर को लोगे तो उसी प्रकार से 4 वेक्टर को अगर लोगे, 4 वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में लोगे, ए बी सी डी। ठीक। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। क्या होगा? चारों साइक्लिक ऑर्डर में है। हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, सारे का सम होगा जीरो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो होगा। इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। साइक्लिक ऑर्डर में तो यहाँ 6 वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में मिलेंगे, 6 का सम करोगे तो कैसा मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। ओके, 6 को सम करोगे जीरो वेक्टर मिलेगा। एक्स कंपोनेंट भी जीरो मिलेगा और वाई कंपोनेंट भी मिलेगा। अगर कोई वेक्टर जीरो वेक्टर है इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो है और वाई कंपोनेंट भी जीरो है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। लेट मी शेयर द स्लाइड फर्स्ट। स्लाइड। ओके, ठीक है। तो मैं 6 वेक्टर बना रहा हूँ रेगुलर हेक्सागन। ये हमारा है एक्स वाई। ये हमारा पहला है। पहला वेक्टर क्या है? A1 A2। A1 A2। A1 A2 का केवल मैं एक्स कंपोनेंट सबका लिख रहा हूँ। एक्स कंपोनेंट्स ऑफ A1 A2 वेक्टर। A1 A2 वेक्टर एक्स कंपोनेंट, A1 A2 वेक्टर एक्स कंपोनेंट कितना होगा? तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पर है, तो इसका साइड आप मान लो कि इस रेगुलर हेक्सागन का साइड दिया है, नहीं दिया है, तो इसके साइड को अपन मान लेते हैं कि इसका ए साइड है। साइड लेंथ, ये ए इज द साइड ऑफ साइड लेंथ। क्या हो जाएगा? ए आई कैप, एक्स कंपोनेंट ए आई कैप होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला वेक्टर होगा ये। नेक्स्ट वेक्टर जो होगा वो, यहाँ पर एंगल 120 डिग्री बनेगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और ये कह सकते हो आप, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन में ये वाला 120 डिग्री होता है, तो ये 60। इसको बोल सकते हो पाई/3। ए टू, इसको A2 A3 वेक्टर।
तो ये A2 A3 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो होगा कॉस, ये ए कॉस पाई बाई थ्री, ए कॉस पाई बाई थ्री आई के। नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट है ये हमारा A3 A4 वेक्टर, A3 A4 वेक्टर, A3 A4 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? A3 A4 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? तो ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ? ये टोटल 120 होता है, तो ये वाला, अच्छा ये वाला 60 होगा। ये टोटल 120 होता है, तो ये 60 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। यहाँ पाई बाई थ्री है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री होता है 2 पाई बाई 3। तो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा ए कॉस 2 पाई बाई 3 आई कैप। ये वाला एंगल लिया जाता है ना, ये एंगल लिया जाता है, दिस इज थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर वेक्टर थीटा बना रहा है तो एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। इसी प्रकार से इस वेक्टर का अगर देखोगे, इस वेक्टर का, तो ये वेक्टर A4 A5, ये तो ये हो जाएगा हमारा, ये एक्स एक्सिस से टोटल कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री, मीन्स पाई। ये हो जाएगा A4 A5, एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ए कॉस पाई। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट वेक्टर इधर होगा। ओके, ये टोटल कितना एंगल बनाएगा? अगेन ऐड करो पाई बाई 3, बार बार पाई बाई 3 ऐड करते जाओ। पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। तो A5 A6 एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस 4 पाई बाई 3 आई का। उसी प्रकार से लास्ट वेक्टर होगा A6, ये A5 A6 वेक्टर, ये ए A6 A1 वेक्टर, A6 A1 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? A6 A1 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए कॉस 1 पाई बाई 3, फिर से ऐड करो, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 3 आई। पहले पाई बाई 3, फिर 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। ये हमारा हो गया सारे का सबका एक्स कंपोनेंट। अब चूंकि साइक्लिक ऑर्डर में है तो सारे वेक्टर का सम, सिंस वेक्टर्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर, वेक्टर्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर। वेक्टर अगर साइक्लिक ऑर्डर में होता है तो क्या होता है? सारे वेक्टर का सम 0 होगा। ठीक है, A1 A2 वेक्टर प्लस A2 A3 वेक्टर प्लस A3 A4 वेक्टर प्लस A4 A5 वेक्टर प्लस A5 A6 वेक्टर प्लस A6 A1 वेक्टर, सबका समेसन 0 होगा। ओके, और अगर सारे वेक्टर का समेसन 0 होगा तो ये कैसे लिखाएगा? रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट आई कैप, सबका कंपोनेंट लिखोगे एक्स वाई, रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट जे कैप इज इक्वल टू 0। तो रिस्पेक्टिवली आर एक्स भी 0 होना पड़ेगा और वाई भी 0 होना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट इज 0। रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट सबका एक्स कंपोनेंट यहाँ पर लिखो, एक्स समेसन ऑफ ऑल, रिजल्टेंट समेसन ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट इक्वल टू 0। एक्स कंपोनेंट कौन कौन सा है? ए कॉस पाई बाई 3 प्लस, सॉरी, ए प्लस ए कॉस पाई बाई 3 प्लस ए कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस ए कॉस पाई प्लस ए कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस ए कॉस 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से ए कॉमन कर लो, तो 1 1 को लिख देते हो, cos 0 प्लस कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई प्लस कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस कॉस 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, इस आई हैव टू प्रूव, दिस हैव बीन प्रूफ। ओके, तो ये हमारा था, तो सिंपल सा एक अच्छा सा सवाल था ये, कि अगर वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में लोगे
तो वेक्टर समेशन जीरो होता है, तो वेक्टर समेशन जीरो होगा, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट का समेशन भी जीरो होगा और वाई कंपोनेंट का भी समेशन जीरो होगा। ठीक है? ये वाला एक्स कंपोनेंट ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, सबको जोड़ोगे तो एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, वाई कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट जीरो मैंने कर दिया। दीज आर द एक्स कंपोनेंट्स, तो सबका वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, ये सारे एक्स कंपोनेंट को हमने यहाँ जोड़ दिया, इक्वल टू जीरो किया, तो वहां से हम पा गए कॉस जीरो प्लस कॉस फाइव बाई थ्री प्लस कॉस टू फाइव बाई थ्री प्लस कॉस फाइव प्लस कॉस फोर फाइव बाई थ्री प्लस कॉस फाइव फाइव बाई थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक। इसी प्रकार से आप y कंपोनेंट को भी ऐड करके सबको y कंपोनेंट ऐड करोगे तो जीरो आएगा, उस केस में सब साइन आएगा। अगर y कंपोनेंट को ऐड करके जीरो करोगे तो सब साइन आएगा। ठीक है, भी जीरो आएगा। ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक, थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, 30 से 13वां सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, पहले सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लेट ए बी वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए दिया हुआ है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और बी वेक्टर दिया है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। बहुत ही पॉपुलर सवाल है, बहुत बहुत ही यूजफुल ये सवाल है, कई जगह आपको यूज आएगा एंगल निकालने के लिए। दो वेक्टर दिया हुआ है और उसके बीच एंगल निकालना होगा, वहां पे आपको यूज आएगा। तो दो वेक्टर दिया है, एंगल निकालना है, तो कौन सा यूज करते हैं फॉर्मूला, डॉट। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, वहां से अपन कॉस थीटा निकालेंगे। ठीक है? ये भी थोड़ा सा आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट है, तो मैं इसको आपको करके बता रहा हूँ। ये वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर के बारे में क्या दिया है, देखो ए वेक्टर दिया है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर, ठीक है, ये वेक्टर है दिया है। इसी प्रकार से बच्चों बी वेक्टर क्या दिया है, बी वेक्टर दिया है थ्री आई कैप प्लस फोर जे के कैप प्लस फाइव के कैप, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, ये वेक्टर ए एंड बी दिया है। ठीक है, पॉइंट एंगल बिटवीन देम, इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकालना, तो ये वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा है, तो अपने को थीटा फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आएगा, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब आप क्या ए डॉट बी निकाल सकते हो क्या, ये ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो ए डॉट बी निकाल सकते हो क्या। ए डॉट बी क्या होता है, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, समय मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई कंपोनेंट्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड कंपोनेंट, और इसको ऐड करो। यहाँ देखो ए एक्स से टू एंड बी एक्स से थ्री, टू इंटू थ्री प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई है यहाँ थ्री, बी वाई है फोर, थ्री इंटू फोर प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड है फोर एंड बी जेड है फाइव, फोर इंटू फाइव। फिर यहाँ सॉल्यूशन कर लो, थ्री इंटू टू सिक्स प्लस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, बारह छः अठारह बीस, बारह छः अठारह, ये हो जाएगा 38। ए डॉट बी हमारे कितना है? ठीक है, ओके। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लो अलग अलग। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। ये हमारा है ए एक्स, ये बी एक्स, ये एक्स, ए एक्स ए वाई बी वाई, ये है ए एक्स, ये है ए वाई, और ये है एच, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 9 + 16, ये हो गया 16 × 9 = 25, 4 × 29। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लो, अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये तुम्हारा बी एक्स है, बी वाई है, बी जेड है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दो। 9 + 16 + 25, 16 + 9 = 25 + 25 अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ से आराम से कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ रख, सारे वैल्यू रख। ए डॉट भी कितना आया 38 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है √29 मैग्नीट्यूड ऑफ √50। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 38 बाई अंडर रूट, दोनों गुना करोगे तो ये आ जाएगा 1450। 29 × 50 1450, 9 × 5 आ रहा है 4, 5 × 10 = 14। तो यहाँ से तुमको थीटा निकल गया। कॉस राइट साइड ले जाओ, कॉस इनवर्स 38 बाई अंडर रूट 1450, ये थीटा है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, सवाल बहुत ही हो जाएगा जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना होगा ना, तब भी वहाँ डॉट प्रोडक्ट यूज करना, कॉस थीटा टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ। ओके। अच्छा, यहाँ से तुम एक चीज देख सकते हो कि कॉस थीटा जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इट मींस थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ये थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो एक्यूट एंगल इज फॉर्म बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा सवाल था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो और समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14 को देखोगे अगर, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रूव दैट A डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है ये, इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, लेट्स से मान लो ये वेक्टर ए है। बड़ा ए लिख देता हूँ, ए बड़ा लिखा हुआ है इसमें। बड़ा ए वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है बड़ा बी। ठीक है, मान लो ये प्लेन है ये। तो ए क्रॉस बी वेक्टर के बारे में हम क्या जानते हैं, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, A cross B is a vector. A cross B is a vector which is perpendicular to both vectors, A vectors and B vectors. A प्लस बी, एक ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी के दोनों को परपेंडिकुलर है, एक्चुअली प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है, जिस प्लेन में ए और बी है।
मान लो ए और बी का प्लेन ये है, तो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी वेक्टर। ये ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर बी से भी 90 डिग्री पे होगा, और ये ए से भी 90 डिग्री पे होगा। चलिए प्लेन के ही पूरा परपेंडिकुलर। तो हमसे प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो एलएचएस से चलो, ए डॉट ए क्रॉस बी बता सकते हो ए और ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच का एंगल। दिस इज ए क्रॉस बी एंड दिस इज वेक्टर ए, तो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 90 डिग्री। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बोथ आर, these both are perpendicular vectors, these are perpendicular vectors, तो डॉट प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, 0 आएगा। विजुअलाइज करने वाला ये सवाल था। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लोगे, या ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। ए क्रॉस बी प्रत्येक ए वेक्टर से भी और बी वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर आते हैं। ये विजुअलाइजेशन वाला सवाल था, क्वेश्चन नंबर 14। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर से उसको आपको क्लियर करने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पहले शेयर करता हूँ। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, दो वेक्टर दिया है और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहा है, तो सीधे फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड सवाल है टोटली। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे अपन। सबसे पहले वेक्टर्स दे दिया है, वो वेक्टर्स को लिख लो। ए वेक्टर कितना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर दिया है 3i कैप, 3i 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बी वेक्टर किया है क्या बच्चों, बी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस, बी वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, दो वेक्टर ए एंड बी वेक्टर दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर। जैसा कि आप जानते हो ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ए क्रॉस बी हमको वेक्टर निकालना है, तो ये मैथमेटिकल मेथड होता है। डिटर्मिनेंट मेथड फॉलो करते हैं अपन। ए क्रॉस बी इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं ऐसे। फर्स्ट रो में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फर्स्ट रो में। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखते हैं, 2 3 4, यहाँ कंपोनेंट लिखेंगे 2 3 4। और लास्ट वन में बी वेक्टर, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ लिखेंगे 4 3 2, 4 3। ओके, ये ऐसा। अब इसको एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, एक्सपैंडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। इसको प्लस साइन लेना है, इसको माइनस, इसको प्लस। इसको करते हैं आई कैप। ओके, अब आई कैप लिखने के बाद आई कैप जिस रो में है उसको ढक दो, और जिस कॉलम में उसको ढक दो, मतलब ऐसा। आई कैप फर्स्ट रो में इस रो पे ढक दो, इस कॉलम को ढक दो। बचा हमारा 4, ये 4। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करके इसको घटा दो, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 6 - 4 = 12। इसके बाद
इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2। इसके बाद माइनस जे कैप, ये अब प्लस आई हो गया, अब माइनस जे कैप। अब इस रो को ढक दो और इस कॉलम को ढक दो, इस रो को ढक दो। यहाँ कौन कौन बचेगा? यहाँ है 2। ये हमारा बचेगा, ये दोनों ढक जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 4 4 2। इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 चौको 16। लास्ट में प्लस के कैप। इस कॉलम को ढक दो और इस रो को ढक दो, ये दोनों, ये कॉलम और ये रो को ढक दो, बचेगा 2 3 4 3। यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहाँ से अब 6 माइनस 12 होता है -6 आई कैप। 4 माइनस 16 माइनस 12 माइनस प्लस 12 जे कैप। 6 माइनस 12 -6। ये हमारा आ गया ए क्रॉस। हमारा हो गया ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हमसे अगर पूछता, अगला सवाल इसी में पूछ देता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल दिए हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? √ऑफ -6 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 12 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। फिर इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकल जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाला जाता है। Okay? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। ओके, थैंक यू।